नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि प्यारे साथियों, जैसे कि आपको बता दिया गया था कि एमपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जो बैच है आपकी लाइव हो चुकी है। और आज जो आप देखोगे प्यारे भाई, हम यहाँ पर कंप्यूटर की पहली क्लास आप सभी के लिए लाए हैं। तो कंप्यूटर में चूंकि यहाँ पर हमारे सिलेबस में कोई सिलेबस मेंशन करके नहीं दिया गया है कि हमको भाई हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, या कि इंटरनेट पढ़ना है, सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़ना है, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, या इस तरीके की कोई सी भी आपको देखने को मिलती है। तो चूंकि यदि आप बात करते हो साथियों, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलती है कि हमारे पास कौन सा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके भाई, चलिए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की बात करते हैं 2025 के लिए एमपीएसआई को, तो वहां पर आपको यूनिट 8 जो दी गई है वो आपको डायरेक्ट बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान अर्थात फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज की बात कही है। तो चूंकि फंडामेंटल में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ाना रहेगी, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़ाना रहेगी, उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं और थोड़े से सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं कि संभावित अमूमन आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में लगभग ये 10 टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये चूंकि किस आधार पर हमने ये टॉपिक डिसाइड किए हैं साथियों, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूरे के पूरे हमारे पास टॉपिक रहते हैं, ये पूरे के पूरे व्यापम के द्वारा जो भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट यदि मेंशन किया गया है किसी भी परीक्षा में, तो इन टॉपिक से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और चूंकि आप देखोगे कि एप्टेक कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी तैयारी करवाई जा रही है, तो उस कंपनी के किस प्रकार से पैटर्न रहता है कंप्यूटर को लेकर, उन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सिलेबस रहेगा साथियों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसमें जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर का परिचय, उसके बाद कंप्यूटर का विकास, फिर हम बात करेंगे हार्डवेयर की बात करेंगे। हार्डवेयर में यदि आप देखोगे तो हमारे पास इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट में कौन कौन से डिवाइसेस आपके देखने को मिलते हैं, आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस, जैसे आपसे पूछ लेंगे भाई कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आमतौर पर आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बिना किसी देरी के, इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो हार्डवेयर की हमने बात करी है, यहां पर हमने सॉफ्टवेयर की बात की है। सॉफ्टवेयर में हम पूरी बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सिलेबस जो हमने संभावित कंप्यूटर को लेकर यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं साथियों, पूरा का पूरा व्यापम के दृष्टिकोण या व्यापम के परिप्रेक्ष्य में पूरे के पूरे उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर मेमोरी में बात करेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बात करेंगे कि लैंग्वेज में हमने क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो है मशीनी लैंग्वेज। और चूंकि मशीनी लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे पास 0 या 1 के फॉर्म में देखने को मिलता है, अर्थात आपको 0 या 1 जिसको हम बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर पहले इसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां आपको देखने को मिलती है मशीनी लैंग्वेज में, और इसमें जो समय भी है वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है साथियों हाई लेवल लैंग्वेज। और चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होता है, और वहीं पर आपको 3 ट्रांसलेटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, जहां पर आप देखोगे असेंबलर है, इसके अलावा कंपाइलर है और आपको इंटरप्रेटर देखने को मिलता है। ये तीनों ही क्या होते हैं और ये किस प्रकार से प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं, इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की यदि हम चर्चा करें कि सर कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, तो वहां पर आप देखोगे मेमोरी अर्थात हमारी याद करने की क्षमता, यही होती है मेमोरी। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी स्टोरेज की क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, इन सब की हम बात करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, आपकी फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, वॉलेटाइल क्या होती है, इन सभी की जो बातें हैं, इन सभी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है, और चूंकि हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो मेमोरी को साथियों
स्मृति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्मृति के नाम से जानते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, चलिए आगे यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ईमेल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ईमेल से प्रश्न आपके बने हुए हैं कि ईमेल यूजर नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, @ कब जुड़ा हुआ है और उसकी खोज किसने करी है, यूजर नेम जो हमारा बनता है जैसे कि कैरियर विल एप्लीकेशन @gmail.com, तो कैरियर विल एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास मान के चलिए 30 कैरेक्टर हो रहे हैं, तो अधिकांश लगभग हम कितने कैरेक्टर का यूजर नेम बना सकते हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे, जिसमें आपको लेन, मेन, इथरनेट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, सिग्नल में एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है, इन सभी की हम बात करेंगे। इसके अलावा इंटरनेट की हम बात करेंगे, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट के विचार कौन से हैं, इंटरनेट के संदर्भ में कौन कौन से प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। और भाई इंटरनेट और उससे जुड़े हुए उपकरणों की जो सुरक्षा है उसी को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ईएसबी अर्थात व्यापम की परीक्षाओं के फेवरेट टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में यदि कंप्यूटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो एमएस ऑफिस से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि कौन सा डायलॉग बॉक्स में कौन सा फॉन्ट साइज है, ठीक है, कौन से फाइल में क्या चीजें मिलेगी, कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि हमें कोई चीज ऐड करना है तो हमें किस फॉन्ट में जाना पड़ेगा, किस विंडो को खोलना पड़ेगा, कौन से टास्क बार में, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी। ये सभी प्यारी बातें जो है आपको किस में करनी पड़ेगी, एमएस ऑफिस के अंतर्गत देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी बातें हैं, और यहाँ पर आपको शॉर्टकट की देखना पड़ेगी कि भाई यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होगी, किस प्रकार से हम जाएंगे। वेबसाइट को चेंज करने के लिए जो वेब पेजेस को हम चेंज करते हैं उसके लिए हाइपरलिंक होती है, तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट किट क्या है, इन सभी बातों की चर्चा जो है प्यारे भाई हम यहां पर देखने वाले हैं। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, एकदम बेसिक सी बातें जो है हमने यहां पर करी है। और इसके अलावा भी यदि कोई सा टॉपिक रहा है तो हम मिससेलेनियस विविध में इसको कवर कर लेंगे। आप सभी को यदि लगता है कि सर ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज हम पहला टॉपिक को समझते हैं कि क्या हमारा टॉपिक रहेगा, और हम थोड़ा सा उसका परिचय के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे कि आप देखोगे ये हमारे चार्ल्स बेबेज साहब है, जिन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर की खोज की है ना जी ना, इन्होंने कंप्यूटर की खोज नहीं की है, इन्होंने किसकी की है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सर कंप्यूटर, हम किसको पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर। तो इसकी एकदम बेसिक सी बात यदि हम पहले समझे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से, या ग्रीक भाषा का शब्द कंप्यूटर, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है, कंप्यूट से मिलकर बना है, ठीक है। आप देखोगे कि कंप्यूटर जो है ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य एकदम बेसिक से हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा जिसका तात्पर्य गणना करना होता है, जिसका तात्पर्य गणना करना, ठीक है। अर्थात इंग्लिश में आप बोल सकते हो टू कैलकुलेट, ठीक है बच्चों। और हमारे सिलेबस में लिखा गया है माफ कीजिएगा, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा गया है बच्चों बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज। तो जितनी भी बातें होगी वो फंडामेंटल तरीके से होगी, जो मूलभूत बातें हैं कंप्यूटर के, जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं या हम जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे उनकी हमें मूल बातें समझना है, ठीक है। क्योंकि समय हमारे पास कम है और चीजें जो है हमें पास ज्यादा है, तो उन सभी बातों को बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इनमें
देखने को मिले। ठीक है, तो सर हमने यहाँ पर बात कर ली है कि हमने यहाँ पर देखा है कि कंप्यूट अर्थात ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है गणना करना। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर ये एकदम से नहीं आया है। सबसे पहले हमने जो एक यंत्र बनाया था या डिवाइसेस बनाई थी, वो सिर्फ गणना करना था। वो सिर्फ और सिर्फ काय का काम था? गणना करने का काम था। इसीलिए आप देखोगे कि कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणक, क्योंकि ये क्या करता है? ये गणना करता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से जो है आपकी गणना करने को देखने को मिलता है। उम्मीद है यहां तक की जो बातें हैं इसलिए एकदम क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखोगे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि भैया कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और चूंकि एक क्वेश्चन भी आपको जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है वहां पर एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि चार्ल्स बेबेज का जन्म जो है किस देश में हुआ है? तो याद रखिएगा बच्चों ये हुआ है इंग्लैंड में। कहां हुआ? इंग्लैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार्ल्स बेबेज हमें पता है कि कहाँ चार्ल्स बेबेज है, बट याद रखिएगा बच्चों कि इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, है ना, औद्योगिक क्रांति का समय था और उसी समय जो है आपको देखने को मिलता है। अब आगे यदि आप देखोगे तो क्या हमने जो गणना करने के लिए जो यंत्र बनाया था उसका कोई ना कोई नाम होगा? तो जी सर, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था। और उस डिफरेंस इंजन का जो काम था सर वो यह था कि दशमलव के बाद कि जितने 20 अंक होते हैं उनकी गणना करने का काम करता था, है ना। तो आप यहां पर पाएंगे कि सर जो पहले हमने गणना करने की बात की थी तो ऐसा तो था नहीं कि 1 और 1 कितने होते हैं या 2 और 2 कितने होते हैं। तो ये तो हम बता ही देंगे कि 2 और 2 क्या होते हैं सर? 4 होते हैं। तो आप यहां पर दशमलव के बाद 20 अंकों तक की यदि गणना करना था तो इसके लिए एक इंजन बनाया गया और उसको कहा गया सर डिफरेंस इंजन। और इसी डिफरेंस इंजन की खोज जो की थी ये भी चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति ने की थी। तो हमने पहले कंप्यूटर देखा, ग्रीक भाषा कंप्यूट से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य ही गणना करना होता है। हिंदी में इसको संगणक कहते हैं, चार्ल्स बेबेज है। और याद रखिएगा बच्चों की अगली बात जो है कि हमारे पास चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा इसका काम क्या रहता था सर? ये दशमलव के 20 अंकों तक की ये गणना कर रहा था। पर यदि कंप्यूटर का जनक, तो बच्चों यहां पर नोट डालकर एक बात लिखिएगा कि यदि आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक, इसकी हम बात करेंगे, पर जो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो है सर हमारे पास एलन ट्यूरिंग। क्या है सर? एलन ट्यूरिंग। याद रखिए। चलिए थोड़ा सा ये समझिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक सर कौन है? हमारे पास एलन ट्यूरिंग है, जो कि आपको देखना है। अगला क्वेश्चन सर, ये इन्होंने सबसे पहले 1822 के आसपास डिफरेंस इंजन बनाया था जो कि दशमलव के बाद के 20 अंकों की गणना करता था। बट इसके आगे 1833 में हमारे पास एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। और इस इंजन का आविष्कार भी जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हम कहेंगे सर यह आविष्कार जो किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जो कि दशमलव के बाद के 50 अंकों तक की जो है गणना करता है। और इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ये बात भी आप यहीं पर मेंशन करिएगा क्योंकि हम कंप्यूटर का परिचय देख रहे हैं ताकि चीजें जो है हमें समझ पाए। ठीक है, तो 1833 ईस्वी में ठीक है, ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा
चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। था। अब यहां पर दोनों में एक बात कॉमन है भाई कि दोनों ने आविष्कार दोनों का चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, बट डिफरेंस इंजन में अंतर यह रहेगा कि डिफरेंस दशमलव के 20 अंक रहता है जिसकी गणना करेगा, और वहीं पर यदि आप बात करोगे एनालिटिकल इंजन की, जो कि आपको दशमलव के 50 अंकों तक की गणनाओं का अंक को क्या कर देगा सर, गणना कर देगा। तो सर हमने यहां पर समझा कि जो कंप्यूटर होता है वो सब का सब गणना करने का काम में आता है। काय के काम में? गणना। और गणना किस तरीके से हो सकती है, या तो सर एनालिटिकल भी हमने यहां पर देख ली, तो इसकी जो क्या परिभाषा बनेगी उसकी हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बातें जो है आप सभी को क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन से पहले साथियों हम यहां पर एक बात और समझेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर, यदि आप देखोगे सर कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। आया ना? दो बात समझ में, सीधी सीधी बात की सर कि यदि आप पूछे कंप्यूटर एक कैसा है, सर एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यहां पर दो बातें आ रही है जिसको हम ध्यान से समझना है। यहां पर हमारे पास यदि आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास दो बातें आ रही है, उसको थोड़ा सा हमें समझना है। एक तो सर यहां पर हमारे पास अंकगणितीय आया और एक हमारे पास यहां पर आया तार्किक। सर ये होता क्या है, आपने देखा होगा अरिथमेटिक और एनालिटिकल। तो यहां पर जितनी भी गणना है, जैसे कि सर प्लस है, माइनस है, गुणा है और ये जो भाग है, इस प्रकार की जितनी भी गणनाएं होता है ये आपका कंप्यूटर कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है भाई, बिजली से चलेगा, सीधी सी बात है। तार्किक गणनाओं में यदि आप देखोगे तो बड़ा है, नहीं है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, हाँ जी, सेमी कॉलन, ये जितनी भी गणनाएं हैं, ये जितने भी आपको तार्किक गणनाओं के रूप में देखने को मिलता है। और इन सभी अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करने का काम हमारा करता है तो वो कंप्यूटर करता है, जिसकी परिभाषा जो है हमने यहां पर लिखी है। तो याद रखिएगा, एकदम सिंपल सी जो परिभाषा है आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात हम करेंगे कि सर आप और क्या कह सकते हो। तो यहां पर दूसरी बात कहेंगे कि कंप्यूटर जो होता है, हाँ जी, कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आगे थोड़ी सी और चर्चा करें। हमने एकदम बेसिक सी बातें कर रहे हैं, जो हमारी आज की पहली क्लास है कंप्यूटर का परिचय, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर क्या कहना आप चाह रहे हो। तो हमने ये देख लिया है सर, सबसे पहली विशेषताएं आपने देखा होगा एक व्यापम के क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कंप्यूटर इनमें से की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे स्वचालन हो गया है, मल्टीटास्किंग हो गया है, संग्रहण हो गया, और उसमें लिखा गया था अंडरस्टैंडिंग। उसमें क्या लिख दिया था? अंडरस्टैंडिंग, या उसमें लिख दिया थिंकिंग। तो ये करता है क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, कंप्यूटर ये नहीं करता है। उम्मीद है ये बात जो है आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। तो यहां पर आपकी विशेषता सबसे पहले क्या है? तो सर ये सबसे पहले है स्वचालन। अर्थात इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। हाँ जी, तो पहली जो है इसका स्वचालन है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। कंप्यूटर को एक बार निर्देश देना पड़ता है। यदि आप देखोगे कंप्यूटर को सिर्फ एक बार निर्देश देना पड़ता है, उसके बाद जितने भी कार्य होते हैं वो स्वचालित रूप से चलते हैं। कंप्यूटर को या इसे केवल एक बार निर्देश देने के पश्चात इसे केवल एक बार निर्देश देने के पश्चात
कार्य स्वचालित रूप से संचालित होते जाते हैं, संचालित होते जाते हैं। ठीक है, स्वचालित रूप से। भाई सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक काम है। और इसका काम कैसा है, ऑटोमेटिक है या नहीं है? यही तो हमने बात की है कि सर इसका जो काम होता है वो कैसा होता है, ऑटोमेटिक होती है। दूसरी बात करेंगे उच्च गति। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे उच्च गति अर्थात हाई स्पीड। उच्च गति अर्थात हम कहेंगे सर हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या होगा कि जो हम निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों के अनुसार जो रिजल्ट हमें आ रहा है अर्थात जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो बहुत बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत हाई स्पीड पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिजल्ट जो रहता है आउटपुट शीघ्र प्रतिपादित होता है, शीघ्र प्रतिपादित या उच्च गति से होता है, उच्च गति से होता है, उच्च गति से होता है। अगला देखिएगा, अगला सर हमारे पास स्वचालन हो गया, उच्च गति हो गया। उसके बाद आप देखोगे सर मल्टीटास्किंग, उसके बाद आप करोगे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर 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 एक साथ बहुत से कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो एक साथ करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम जब कंप्यूटर चलाते हैं आमतौर पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, हम गेम भी खेल सकते हैं, हम अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, बहुत सारे जमाने भर के जो भी आम तौर पर आपको कंप्यूटर पर काम किए जाते हैं वो होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है सर एक साथ हम बहुत सारे टास्क जो है हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास उच्च गति हो गई, स्वचालन हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, और याद रखिएगा सटीकता बहुत ज्यादा, सटीकता बच्चों। ठीक है, यहाँ की यदि आप देखोगे कि सटीकता बहुत मिलती है इसकी। सटीकता का मतलब होता है सर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपको देखने में। ठीक है, सटीकता क्या होती है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि जो हमने निर्देश दे दिया उसके अनुसार ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो जितने भी रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उच्च सटीकता के साथ बाहर आते हैं। परिणाम उच्च सटीकता के साथ, उच्च सटीकता के साथ प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, उच्च सटीकता के साथ क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सर हमारे पास स्वचालन हो गई, उच्च गति हो गई, मल्टीटास्किंग हो गई, सटीकता हो गई, और एक लास्ट और लिख लीजिए भंडारण भी है सर, भंडारण है ना। भंडारण छोड़िए, वहां तो हमको मिलेगा, संप्रेषण आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, संप्रेषण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक स्थान से एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषण आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते। ठीक है, चलो उम्मीद है भाई यहां तक की बातें जो है आपको क्लियर है। ठीक है, ये हमारे जो आज की बातें थी, थोड़ी थोड़ी से हमने एकदम प्रयास करने चला और धीरे धीरे तरीके से हम बढ़ रहे हैं ताकि कि हमारी एक थोड़ी सी समझ बन सके। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चा होगा जो कंप्यूटर का सी भी नहीं जाना चाहता होगा, उसको भी हम धीरे धीरे तरीके से शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एकदम किस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर का विकास हो रहा है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हम एक बेसिक बात की सर, एकदम बेसिक बात की कि किस प्रकार से गणना यंत्र आया। पहला कंप्यूटर जो था वो सिर्फ गणना करने का काम था। और देखो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता, जैसे कि कॉमनली ऑपरेटेड, ये इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होती भाई, क्योंकि सीधी सी बात है
वो निकला ही ग्रीक भाषा कंप्यूट से निकला हुआ है, तो उसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यहां तक की बातें हुई। अब यहां पर दो बातें और हमें करना है जो कंप्यूटर के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है यहां तक की जितनी भी बातें हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। हाँ जी भाई, चलिए अब हम थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, देखिएगा। हमें एक क्वेश्चन आता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर विश्व विश्व कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सर, ये आपको मिलेगा 2 दिसंबर से। और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यदि आपसे पूछे कि ये जो हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये मनाना कब से स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा 2001 से स्टार्ट किया गया है। कब से स्टार्ट किया गया, 2001 से स्टार्ट किया गया। और अगली बात यदि आपसे कहें कि सर हमारे पास आता है एक हमारे पास आता है राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। अगला आता है सर राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। ठीक है सर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस सर 30 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 दिसंबर को। और याद रखना ये मनाना स्टार्ट किया गया 1988 से। मैं ये बात यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। यहां तक कोई समस्या आप सभी प्यारे भाइयों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, यहां तक थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहां तक कोई समस्या है बताएंगे। बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उसके पहले हम 2-3 बातें और करेंगे कि हमारे पास किस प्रकार से कंप्यूटर जो होता है उसमें हम क्या देते हैं, डेटा क्या होता है, इन सब की हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए सभी बच्चे यहां पर बोर्ड पर देखते चलिएगा। देखिए मैंने यहां पर एक बात कही सर कि जो डेटा होता है, डेटा को या इस तरीके से लिखेंगे कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। क्या कहा सर जी, कंप्यूटर जो होता है डेटा को प्रोसेस करता है और काय में बदलता है, सूचना में बदलता है। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को ईडीपी, बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ईडीपी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। चलिए क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सर जी। एक तो ये आपसे प्रश्न भी आता है और यदि आप देखोगे कि इस प्रकार के हमारे पास यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका सीधी सी बात है सर, यदि कोई डेटा आप दे रहे हो तो डेटा को प्रोसेस होगा, प्रोसेस बनकर सूचना में आउटपुट क्या है, सूचना ही इंफॉर्मेशन है। और उसी प्रोसेस को यदि आप देखोगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे ईडीपी, उसे ही हम क्या कहेंगे, ईडीपी कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मान के चलिए कि यहां से हमने जो दिया डेटा दिया, क्या दिया, डेटा। और डेटा चूंकि ये हमारे पास है रॉ फैक्ट, ये हमारे क्या है, रॉ फैक्ट अर्थात कच्चे तथ्य। ये हमारे कैसे तथ्य हैं, कच्चे तथ्य हैं।
देखेंगे हम कैसे कच्चे तथ्य हैं। और इस कच्चे तथ्य को हमने क्या किया सर, प्रोसेस किया। हमने क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके क्या आया, आउटपुट आया। अर्थात आउटपुट अर्थात क्या है हमारे पास, सूचनाएं। सूचनाएं अर्थात इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कैसी है, ये पक्की है। इंफॉर्मेशन कैसी है, पक्की है। अरे हाँ या ना, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, पक्के तथ्य। इसे हम कहेंगे पक्के तथ्य। सर ये हमें थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। देखिए, यदि मैंने यहां पर किया तो थोड़ा सा हम गूगल को समझते हैं। यहां पर आप देखोगे बच्चों की एक हमें यहाँ गूगल के माध्यम से मैं समझाता हूं कि आप यहाँ पर एक और बेसिक चीज लोगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे कुछ टाइप करना है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूंगा तो मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे विराट कोहली का मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है। किसका नाम लिख रहा हूं, विराट कोहली का मैं जो नाम लिख रहा हूं, उस पर यहाँ पर जैसे विराट का नाम आप सभी को होता है VIRAT KOHLI, पर मैंने यहाँ पर लिखा VRAT, है ना। और यहाँ पर लिखा मैंने कोहली, है ना। तो ये A और L और I मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप सभी को देख रहे होंगे कि VRAT कोहली KOLI मैंने लिख दिया। अर्थात हमने कैसे तथ्य दे दिए, कच्चे तथ्य दे दिए, एकदम रो फैक्ट दे दिए। और इन रो फैक्ट को क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। इन रो फैक्ट को प्रोसेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने ये दिया तो देखो भाई कौन आ गया, विराट कोहली आ गया, आया कि नहीं आया। अर्थात हमने जो रो फैक्ट दिए हैं वो रो फैक्ट प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस होकर हमें सूचना देते हैं। तो रो फैक्ट अर्थात जो डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करके जो सूचना प्राप्त होती है, इसी प्रोसेस को साथियों हम ईडीपी कहेंगे। इसी 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 प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ईडीपी कहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको मैंने यहां पर बताई है। अब आगे देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेस कौन कर रहा है। आगे यदि हम देखेंगे सर कि प्रोसेस कौन कर रहा है, उन सभी की हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिएगा सर, प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, तो प्रोसेस करने का जो काम हो रहा है वो कर रहा है सीपीयू। प्रोसेस करने का यदि आप देखोगे, प्रोसेस करने का जो है वो कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। तो सीपीयू में हमारे पास मुख्य रूप से आप देखोगे तो 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। हाँ जी, प्रोसेस कौन कर रहा है, तो सर हम कहेंगे कि सीपीयू कर रहा है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम प्रोसेसर के माध्यम से आमतौर पर जानते हैं। अब सीपीयू की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर आपने देखा होगा कि एक हमें मिलता है, इसके अंतर्गत एलयू मिलेगा, एक हमारे पास क्या मिलेगा, सीयू मिलेगा, और एक हमारे पास मिलेगी सर मेमोरी यूनिट। एक हमारे क्या पास मिलेगी, मेमोरी यूनिट। एकदम क्लियर होगा। किस तरीके से इनकी हम बातें करेंगे, इन सब के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये हमारे पास है सर अरिथमेटिक 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 लॉजिक यूनिट। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सीयू आमतौर पर साथियों हमारा कंट्रोल यूनिट मिलता है। क्या मिलता है सर, कंट्रोल यूनिट मिलता है। और मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि इनपुट से हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, अरे भाई सीधी सी बात है, इनपुट से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है और जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। हाँ जी, आप आपकी मेमोरी में रखते हो, दिमाग में हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, स्टोरेज कहीं ना कहीं तो होता है। तो उसी प्रकार हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझिएगा। यदि आप देखोगे तो हमारे पास ये चूंकि कंप्यूटर ही है, ये सीपीयू है, ये क्या है हमारे पास, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर को यहां पर एक बात और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारा जो पूरा का पूरा ये डिब्बा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि सर हमारे पास कंप्यूटर के पास एक डिब्बा रखा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, सीपीयू कहते हैं। ना जी, ना 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 ना, इसे कभी भी हमें सीपीयू नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत चीजें जो है उसको हम सीपीयू मारेंगे। क्योंकि प्यारे भाई ये तो हमारे पास कैबिनेट है, इसको क्या कहते हैं हम, कैबिनेट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कैबिनेट कहेंगे। सीपीयू के जो भाग आपको देखने को मिलते हैं वो हमारे पास जो है वो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे सर यहां पर अभी मैंने आपको कहा कि सर एक तो एलयू मिलेगा, एक हमारे पास क्या मिलेगा, एलयू मिलेगा, एक हमारे पास सीयू मिलेगा, और एक हमारे पास मिलेगी यहां पर मेमोरी यूनिट। क्या मिलेगा हमारे पास, मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या क्या है, एक एक करके बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
तो यहां पर थोड़ा सा इसके अलावा देखिएगा, पहले तो साथियों यहां पर एक हमने यहां पर थोड़ा सा ये हमारा सीपीयू बना लिया, ठीक है, यहां पर एक सीपीयू बना लिया, एक सीपीयू बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एएलयू, और यदि आप देखोगे तो यहां पर ये हमारा हो गया सीयू, ये हमारा क्या हो गया सीयू। ये क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे सर, ये हमारी हो गई मेमोरी यूनिट, क्या हो गई मेमोरी यूनिट। ये क्या होते हैं इनके ऊपर हम बात करते हैं, उसके पहले दो बातें समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो इस एएलयू का क्या काम होता है इसको हम समझते हैं, सीयू का क्या काम होता है, और ये हमारी है मशीन यूनिट। क्या काम है, मशीन यूनिट। देखिएगा एएलयू का तात्पर्य होता है अरिथमेटिक, इसका जो नाम है साथियों वो है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थात जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, इस प्रकार के जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एएलयू में मिलते हैं, ठीक है। तो अंक गणितीय ऑपरेशन जितने भी होते हैं, ठीक है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात 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 अंक गणितीय अंक गणितीय अंक गणितीय अंक गणितीय ऑपरेशन, अंक गणितीय ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर कंट्रोल यूनिट, यदि इसकी हम बात करेंगे, कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई। अब ये नियंत्रण इकाई का काम ये होता है कि इनपुट से प्राप्त सिग्नल या इनपुट और आउटपुट से प्राप्त सिग्नल को नियंत्रित करने का काम जो है वो कौन करती है, कंट्रोल यूनिट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां हम डायरेक्ट सा लिखेंगे कि इनपुट और आउटपुट से प्राप्त, इनपुट व आउटपुट से प्राप्त सिग्नल को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का जो नियंत्रित करने का कार्य होता है वो कौन करता है, हम कहेंगे सर एएलयू करता है। कौन करता है, सीयू करता है, माफ कीजिएगा, कौन करता है, सीयू करता है। अगला जो बात आ रही है वो आ रही है हमारे पास मशीन यूनिट की। किसकी आ रही है, मशीन यूनिट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिए। एएलयू की बात हो गई, सीयू की बात हो गई। याद रखना जिस तरीके से ये हमारा ऐसा सीपीयू, याद रखिएगा इसे साथियों हम कैबिनेट की संज्ञा देते हैं। ये जो बाहर का जो ढांचा है ना, इसे हम कैबिनेट की संज्ञा देते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको यहाँ पर देखेंगे, जो कि कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का मस्तिष्क है ना। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और आपको माइक्रो चिप के नाम से भी अमूमन जाना जाता है, ठीक है। इसको संपूर्ण रूप से यदि आप देखोगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका अन्य नाम याद रखिएगा, इसको अन्य नाम से क्या नाम से जानते हैं, याद रखिएगा अन्य नाम से क्या जानते हैं, हम कहेंगे सर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, 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 ठीक है। इस नाम से जो है सीपीयू को आमतौर पर हम जानते हैं। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसे ही सर कंप्यूटर का मस्तिष्क हृदय है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन, हृदय हार्ट भी कहते हैं, हार्ट भी, ठीक है। चलो क्लियर है, हमने सीपीयू की बात की है। सीपीयू जो है आपको देखने को मिलता है एएलयू, सीयू और मशीन यूनिट के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रो चिप के नाम से भी हम जानते हैं। मशीन यूनिट को यदि आप देखोगे कि सर मशीन यूनिट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो मशीन यूनिट जो भी इनपुट जो हम देते हैं
और इनपुट से जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है और उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए एक व्यवस्था है और उसी को हम क्या कहते हैं सर, मशीन यूनिट की संज्ञा दी गई है। उसे ही हम क्या देते हैं, मशीन यूनिट की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे भंडारण के लिए यह काम करता है। ठीक है, जब याद रखिएगा, जब जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे भंडारण के लिए इसका कार्य किया जाता है। भंडारण के लिए इसका कार्य किया जाता है। तो जो आपका आउटपुट आता है उस आउटपुट को भंडारण करने के लिए किसका वर्क किया जाता है, जो सक्रिय हो जाता है सर, वो हो जाती है मशीन यूनिट हो जाती है। कौन हो जाती है, मशीन यूनिट। बहुत प्यारा प्रश्न है, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको एमपीएसआई प्रीलिम्स में कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है ये जो बातें हैं, ये चीजें हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो अभी तक यदि आप देखोगे तो हमने बेसिक चीजें जो है पूरी समझी है, पूरी बेसिक चीजें हमने बात करी है कि कंप्यूटर शुरुआत में क्या है, किस शब्द से मिलकर बना है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसका जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर कौन है, सबसे पहले कौन सा इंजन बना है, उसके बाद कौन सा इंजन बनाया है। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा देखी, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी, उसके डे कब बनाए, फिर हमने ईडीपी क्या होता है इसकी हमने बात की है, कैबिनेट है, एलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब चूंकि आपने देखा होगा हमारे पास डेटा, हम बार बार कहते हैं डेटा दिया, इसकी हम बात करते हैं कि डेटा क्या है। डेटा अमूमन आप देखोगे कि दो प्रकार के हमको डेटा देखने को मिलते हैं, एक संख्यात्मक डेटा होता है और एक गैर संख्यात्मक डेटा होता है, अर्थात न्यूमेरिक डेटा होता है और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। डेटा जो भी हम दो ही है, कीबोर्ड में यदि आप देखोगे 0 से 9 तक होगा, या तो फिर ABCD होगा, स्टार है, इस प्रकार के जितने भी अल्फा न्यूमेरिक अर्थात गैर संख्यात्मक डेटा होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर गैर संख्यात्मक के रूप में कंसिडर करते हैं। तो आज की क्लास में हम अंतिम टॉपिक के रूप में थोड़ा सा और चर्चा करते हुए हम डेटा की बात करेंगे। हाँ जी, हालांकि हिंदी में साथियों इसको डाटा कहते हैं, बाकी इंग्लिश में हम डेटा इस तरीके से अमूमन कहा जाता है। और डेटा यदि आप देखोगे तो मुख्य रूप से हमें दो प्रकार के मिलते हैं। एक हमारे पास होता है, एक संख्यात्मक डेटा होता है, एक क्या होता है हमारे पास, संख्यात्मक डाटा होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा, भाई। ठीक है, और अगला जो है हमारा गैर संख्यात्मक डेटा, अर्थात इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, ये क्या होता है इनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि संख्यात्मक अर्थात 0 से 9 तक के जितने भी डेटा है वो सब के सब हमारे पास क्या है, संख्यात्मक। अर्थात आप देखोगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, हाँ या ना। यही चीजें जो हैं आपको जो देखने को मिलती है वो हमारी पूरी की पूरी संख्यात्मक डेटा है। गैर संख्यात्मक में आप देखोगे ए है, बी सी डी तक है आपके, या तो कैपिटल में हो जाएगा या हमारे पास कैसा हो जाएगा सर, स्मॉल में हो जाएगा, हाँ या ना। या आप देखोगे इस तरीके से स्टार है, हेज है, @ है, सेमीकोलन है, ठीक है, कॉलन है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, तमाम प्रकार के जो डेटा हैं वो कैसे आते हैं, गैर संख्यात्मक डेटा के रूप में आते हैं। किस में आते हैं, गैर संख्यात्मक रूप में आते हैं। तो ये जो आज की क्लास है, हमारा जो कंप्यूटर का परिचय था वो इसी तक था कि इसमें क्या होता है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, चार्ल्स बेबेज कौन थे, हमारे पास एलन ट्यूरिंग कौन थे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब क्या मनाया जाता है, कब से हमने मनाना स्टार्ट किया है, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस क्या होता है, इन तमाम प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की है। चूंकि हमारी सिलेबस डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार ही हमें सप्लाई करना है। चूंकि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान हमारे पास स्पेसिफिक रूप से सिलेबस में लिखा गया है, तो वहीं तक की चर्चा करेंगे और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे प्यारे भाई। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।